माँ, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। शुक्र है राजकुमारी, आपको होश आ गया। अब आप ठीक हैं? तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राजकुमारी, आपकी जान मैंने नहीं बल्कि भोला ने बचाई है। उसी ने मुझे ये जादुई गुलाब देकर यहाँ भेजा है ताकि आप ठीक हो सके। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके लिए बहुत चिंतित है। भोला कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये कहानी है मंजनपुर राज्य की, जहाँ पृथ्वीराज चौहान नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी एक गूंगी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी सुमित्रा। राजकुमारी की आवाज अपनी माँ के मरने के सदमे से बचपन में ही चली गई थी। वहीं राजा की दूसरी पत्नी रानी केतकी राजकुमारी से बहुत नफरत करती थी। महारानी, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। अपनी माँ के जाने के बाद वो आज तक कुछ नहीं बोली। काश उसकी आवाज फिर से वापस आ जाए। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी बेटी बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? उसे इस महल में भला किसी चीज की कमी है? आप उसका विवाह करने के लिए सोचिए और अपने कंधों से उसका बोझ उतारिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। उसे देखकर ही तो मेरी सांसें चल रही हैं। महाराज, मैं तो उसका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। उसका बोझ आपके सीने पर नहीं, मेरे सीने पर है। न जाने उस गूंगी मनुष्य से कब पीछा छूटेगा। अब मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप राजकुमारी का ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी का पूरा ध्यान रखूंगी। राजा मंत्री के साथ खेतों की तरफ खेतों का दौरा करने चले जाते हैं। इस बार ज्यादा फसलें क्यों नहीं हुई? महाराज, हमने तो अपनी पूरी कोशिश और मेहनत की, पर फिर भी इस बार फसल कम हुई है। वो खेत किसका है? उस खेत की फसलें देखो कितनी अच्छी हुई हैं और कितनी चमक रही हैं। महाराज, वो खेत तो हमारे गांव के एक किसान भोला का है। इस बार भोला की फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई हैं। अच्छा, मतलब भोला काफी मेहनती इंसान है। हाँ महाराज, और किस्मत भी उस पर मेहरबान रहती है। मंत्री जी, आप हमारी फसलों को तैयार करवाकर बाजार में बेचिए और सारा हिसाब मुझे दिखाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर राजा महल वापस चले जाते हैं। इधर भोला अपनी माँ फूलबंती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह काफी मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला अपने घर की आंगन में चारपाई पर बैठकर अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें पता है इस बार मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरे खेतों में इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। सब ईश्वर की कृपा और तेरी मेहनत के कारण हुआ है बेटा। बस आशीर्वाद है कि तू हमेशा इसी तरह तरक्की करता रहे। हाँ माँ, अब मैं खेतों की तरफ जाता हूँ। कुछ काम बाकी है, उन्हें करके कल खेतों की कटाई करूँगा और बाजार में फसल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। खूब पैसा कमाना बेटा, लेकिन पहले ये ले नाश्ता कर ले और फिर खेतों की तरफ जा। भोला खुशी खुशी नाश्ता करके खेतों की तरफ चला जाता है। भोला खेतों में काम करता है, तब तक रात हो जाती है। रात हो गई है, क्यों ना रोशनी के लिए मसाल जला लूं। भोला मसाल जलाता है, तभी उसके हाथ से मसाल छूटकर गिर जाती है और भोला के खेतों में तेजी से आग फैल जाती है। कोई मेरी मदद करो, मेरे खेतों में आग लग गई है। मेरी सारी फसलें जली जा रही हैं। कोई मेरी मदद करो। हे ईश्वर, यह मुझसे क्या हो गया? मैं तो एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? भोला, तुम रो मत, जो होना था हो गया। अब तुम आगे की सोचो,
क्यों ना तुम महाराज के पास जाकर उनसे मदद मांगो, महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भोला उदास होकर अपने घर जाता है और घर के आंगन में खड़ा होकर रोने लगता है। भोला बेटा, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? भोला फूलबंती को सारी बात बताता है। हे ईश्वर, तू मेरे बेटे की कैसी परीक्षा ले रहा है? हमारे जीवन में पहले ही इतने दुख है, ऊपर से ये नया दुख। अगली सुबह फूलबंती भोला से कहती है, भोला बेटा, अब तू क्या करेगा? तेरी सारी फसलें तो खराब हो गई हैं। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं महाराज के पास राजमहल जा रहा हूँ, महाराज से काम मांगने। माँ, तुम प्रार्थना करना कि मुझे काम मिल जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, निश्चिंत होकर जा, तुझे काम जरूर मिलेगा। मैं चलता हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर भोला अब राजमहल जाता है और वहाँ महाराज को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। महाराज, आप मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। भोला, तुम खेतों का काम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए आज से तुम मेरे खेतों का काम करोगे, और अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दूंगा। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अगले दिन से भोला पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ राजा के खेतों में काम करने लगता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। अचानक एक दिन खेतों में काम करते हुए भोला को एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है आवाज उस पेड़ से आ रही है। मुझे पास जाकर देखना चाहिए। भोला पास जाकर देखता है तो उसी पेड़ की जड़ों में फंसी एक छोटी सी परी नजर आती है। अरे, यह तो एक परी है, लेकिन यह यहाँ कैसे फंसी? भले इंसान, तुम जो कोई भी हो, मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ से आजाद करो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। भोला पेड़ की जड़ें काटकर लाल परी को बचाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम्हें यहाँ किसने कैद किया था? तुम तो एक परी हो, जादू से खुद को आजाद कर सकती थी। हाँ, मैं एक लाल परी हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मेरे पीछे एक दानव पड़ा हुआ है। वो मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसी ने मुझे यहाँ जड़ों में कैद कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है। अब तो तुम आजाद हो गई हो। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। हाँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अब मैं चलती हूँ, मुझे अब अपने घर पहुँचना है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, आंखें बंद करके मुझे 3 बार पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है लाल परी, अपना ख्याल रखना और उस दानव से बचकर रहना। अगले दिन भोला खेतों की तरफ काम करने जा ही रहा था कि अचानक उसे नदी के किनारे एक कबूतर मिलता है जो काफी जख्मी हालत में होता है। अरे, तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम्हारे शरीर से तो काफी खून निकल रहा है। मेरा नाम जाबाज कबूतर है और मेरा ये हाल तीर लगने से हुआ है। कृपया मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूँगा। भोला, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? और ये कबूतर तुझे कहाँ से मिला? इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ माँ, इसलिए मैं इसे घर ले आया। यहाँ मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर यहाँ आराम करो, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ।
भोला जाबाज कबूतर की जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंपकर खेतों की तरफ वापस चला जाता है। फूलवंती जाबाज कबूतर का पूरा ख्याल रखती है, इसलिए वह कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाता है। अरे वाह जाबाज, तुम तो एकदम ठीक हो गए। हाँ भोला, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। इसमें एहसान की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हाँ जाबाज बेटा, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ इसी घर में रहो। ठीक है माँ जी, मुझे खुशी होगी। अब जाबाज कबूतर भोला और उसकी माँ के साथ उसी घर में रहने लगता है। साथ ही खेतों में भी भोला की मदद करता है। कुछ दिन गुजरते हैं और भोला की मेहनत फिर से रंग लाती है और खेतों में अच्छी फसलें निकल आती हैं। देखो भोला, कितनी अच्छी फसल हुई है। अब महाराज तुमसे बहुत खुश होंगे। हाँ जाबाज, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भोला और जाबाज कबूतर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजा आ जाते हैं। वाह भोला, तुमने तो काफी अच्छी फसल उगाई है। तुम्हारे काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपने खेत का एक टुकड़ा उपहार के तौर पर देता हूँ। शुक्रिया महाराज, आपने कृपा की और मेरे मुश्किल समय में मुझ पर भरोसा करके यह काम मुझे सौंपा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कल महल में राजकुमारी के जन्मदिन का जश्न समारोह है। तुम अपने परिवार वालों को लेकर जरूर आना, मुझे खुशी होगी। जी महाराज, मैं जरूर आऊंगा। माँ, मैं घर आ गया। आजा बेटा, मैं खाना लगाती हूँ। कल महाराज ने हमें राजकुमारी के जन्मदिन की दावत दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसी बहाने महल की चकाचौंध देख लूंगी। हाँ माँ, कल हम राजमहल जाएंगे, तुम तैयार रहना। ठीक है बेटा। अगले दिन भोला घर के बाहर से अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ जल्दी करो, हमें महल जाने में देरी हो जाएगी। हाँ बेटा, बस मैं आ गई, चलो चलते हैं। भोला और उसकी माँ महल के बगीचे में चल रहे जन्मदिन के जश्न में पहुँचते हैं। कितनी खूबसूरत सजावट है, मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही है। हाँ माँ, हो भी क्यों ना, आखिर राजकुमारी का जन्मदिन जो है। आओ आओ भोला, मुझे खुशी हुई कि तुम आज इस जश्न में आए। महाराज, यह मेरी माँ है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आपका बेटा तो बहुत मेहनती है। इसने कुछ ही दिनों में मुझे अपने काम से प्रसन्न कर दिया। जी महाराज, सब ऊपर वाले की कृपा है और आपका मेरे बेटे पर किया गया एहसान है। इसमें एहसान कैसा, ये तो आपके बेटे की ही मेहनत है जो इसे यहाँ तक ले आई। जश्न शुरू होता है। राजकुमारी भी वहाँ आती है। भोला राजकुमारी को देखकर पहली नजर में ही उस पर मोहित हो जाता है। राजकुमारी कितनी खूबसूरत और मासूम है। राजकुमारी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। यह फूल आपके लिए है, इसे स्वीकार करें। राजकुमारी बिना कुछ कहे फूल लेकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। यह बात भोला को थोड़ी अजीब लगती है। आज मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन है। आप सब यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, तो इसकी तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भोला को राजकुमारी के गूंगे होने का पता चलता है तो भोला को राजकुमारी पर बहुत दया आती है। माँ, आज कितना मजा आया ना, जश्न कितना अच्छा था और राजकुमारी भी। हाँ बेटा, पर ये बता, क्या तुझे राजकुमारी पसंद आ गई है? हाँ माँ, मुझे राजकुमारी से प्रेम हो गया है। और तुम्हें पता है, बेचारी राजकुमारी बोल नहीं सकती। बेटा, प्रेम भी अपनी हैसियत देखकर किया जाता है। कहाँ राजकुमारी, कहाँ हम। तुम सही कह रही हो माँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है।
अगले दिन राजा सारे किसानों को पैसे देने के लिए राजमहल बुलाते हैं। भोला भी महल आता है। राजकुमारी की सौतेली माँ इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के खाने में जहर डाल देती है और जहर की शीशी चुपके से भोला के थैले में डाल देती है। अब देखती हूँ राजकुमारी जिंदा कैसे बचती है। अब तो इल्जाम भी उस भोला पर लग जाएगा और मैं साफ साफ बच जाऊंगी। महाराज, महाराज, किसी ने राजकुमारी के खाने में जहर मिला दिया है और राजकुमारी ने उस खाने को खा लिया है। उनकी हालत ठीक नहीं है। ऐसा कौन कर सकता है? महाराज, मुझे इन किसानों पर शक है। इनकी तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर भोला के थैले से जहर की शीशी निकलती है। भोला, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। नमक हराम, मैंने तेरी मदद की और तूने बदले में मेरी बेटी को जहर दे दिया। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला राजकुमारी को क्यों मारना चाहूँगा? इस दुष्ट को 1000 कोड़े मारे जाए और इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। भोला को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। वैद्य जी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? महाराज, राजकुमारी के पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अब केवल ईश्वर ही राजकुमारी को बचा सकते हैं। इधर भोला अपना अपमान सहन नहीं कर पाता और वह अपनी जान देने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इतना बड़ा झूठा इल्जाम सहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तभी उसे हंसने की भयानक आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर कौन हो सकता है? यह हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? भोला पहाड़ी पर लगे पेड़ के पीछे जाकर देखता है तो उसे एक बहुत भयानक दानव दिखाई देता है जो लाल परी को खाने ही वाला था। अरे, यह दानव तो मेरी दोस्त लाल परी को खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। भोला आसपास देखता है तो उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। वह जल्दी से उस पत्थर को उठाकर उस दानव के सर पर पीछे से मार देता है। दानव काफी शक्तिशाली रहता है, इसलिए उस पर पत्थर का ज्यादा असर नहीं होता है। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पत्थर मारने से मर जाऊंगा? कभी नहीं। मैं एक दानव हूँ जिसे मारना आसान नहीं है। मेरी दोस्त को छोड़ दो, उसे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा। जा, तुझे जो करना है कर ले। इतने में लाल परी भोला को एक जादुई हीरा देती है और कहती है, भोला, ये लो जादुई हीरा और इससे इस दानव को मार दो। भोला वह जादुई हीरा दानव को खींच कर मारता है और दानव वहीं खत्म हो जाता है। भोला, एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और आखिरी वक्त में मैं तुम्हें बचाता कैसे नहीं? आखिरी वक्त? मैं कुछ समझी नहीं। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। पर क्यों? भोला की उदासी देखकर लाल परी उससे पूछती है, भोला, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? भोला लाल परी को अपनी आप बीती सुनाता है। ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जान देने से तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आएगी। ऐसे तो तुम हमेशा के लिए दोषी माने जाओगे। तो मैं क्या करूं? मैंने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? लेकिन कहाँ? तुम पहले चलो तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो। लाल परी भोला को परियों के वन में ले जाती है। वाह लाल परी, यह तो कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ भोला, खूबसूरत तो होगी ही। ये परियों का वन जो है, यहाँ केवल हम परियां ही रहती हैं। अब दूसरी परियां भी भोला को देखकर आ जाती हैं। लाल परी, ये तुम परियों के वन में किसे ले आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसानों का परियों के वन में आना मना है? रानी माँ, ये मेरा दोस्त भोला है। इसने मुझे उस दानव से बचाया है। भोला ने उस दानव को खत्म कर दिया है। ये एक अच्छा इंसान है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी परियों के वन को उस दानव से सुरक्षित कर दिया।
हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। कोई बात नहीं सुनहरी परी, लाल परी का दोस्त होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था। लाल परी सुनहरी परी को भोला पर लगे झूठे इल्जाम के बारे में बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ रानी माँ, क्या आप भोला की सच्चाई सामने लाने के लिए इसकी मदद कर सकती है? भोला ने हमारी इतनी मदद की तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भोला की मदद करें। जी रानी माँ, लेकिन उससे पहले भोला को मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी मैं भोला की मदद कर सकती हूँ। कैसे सवाल? मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए, आपको क्या पूछना है? सुनहरी परी भोला को लेकर एक झरने के पास पहुँचती है, जहाँ पर एक गुलाब की कली निकली रहती है। तुम्हारा पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? हवा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पीना कोई पाया। ओस। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही चख सकते हैं मगर खा सकते हैं? कसम। तीनों सवालों के जवाब देते ही वह कली खिलकर गुलाब का फूल बन जाती है। भोला, तुमने मेरे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। शुक्रिया परी माँ। ये लो गुलाब का फूल। ये कोई आम फूल नहीं, ये एक जादुई गुलाब का फूल है। इस गुलाब के फूल को राजकुमारी के माथे पर स्पर्श कर देना, राजकुमारी एकदम ठीक हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मेरी राजकुमारी की जान बच जाएगी। मैं बस उन्हें ठीक देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, गुलाब से तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। भोला अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी भोला को ढूंढते हुए महल के दरवाजे पर जाबाज कबूतर आता है। भोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम मेरे साथ चलो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं घर बाद में चलूंगा। पहले तुम मेरा एक काम करो। राजकुमारी को किसी ने जहर दे दिया है, वह अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यह लो गुलाब और इसे राजकुमारी के माथे पर स्पर्श कर देना, राजकुमारी ठीक हो जाएगी। जाबाज कबूतर अपने पैर में गुलाब दबाकर राजकुमारी के कमरे में जाता है और गुलाब राजकुमारी के माथे पर स्पर्श करा देता है। राजकुमारी होश में आते ही और जोर जोर से चिल्लाती है, माँ 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 माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। शुक्र है राजकुमारी, आपको होश आ गया। अब आप ठीक हैं? तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राजकुमारी, आपकी जान मैंने नहीं बल्कि भोला ने बचाई है। उसी ने मुझे ये जादुई गुलाब देकर यहाँ भेजा है ताकि आप ठीक हो सके। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके लिए बहुत चिंतित है। भोला कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। राजकुमारी भोला को बुलाती है और उसका धन्यवाद करती है। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जिंदगी ही नहीं बचाई बल्कि मेरी आवाज भी लौटा दी। तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। भोला, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। राजकुमारी और भोला अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ फिर से आ गया? पिताजी जरा देखिए, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी आवाज भी वापस आ गई है। हाँ मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई, पर ये सब हुआ कैसे? भोला के कारण। भोला ने मुझे ठीक किया है। ऐसा नहीं हो सकता, इसने ही तो तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये भला तुम्हें क्यों बचाएगा? नहीं महाराज, मैं राजकुमारी को मारने का सोच भी नहीं सकता। राजा भोला की एक भी नहीं सुनते और उसे बंदी बनाने का आदेश देते हैं। महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राजकुमारी को जहर नहीं दिया, मुझे फंसाने की साजिश की गई है। तेरे ही थैले से जहर की शीशी निकली थी, मैं तेरा यकीन कभी नहीं कर सकता। पिताजी, आप भोला को छोड़ दीजिए। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये एक धोखेबाज इंसान है, तुम इससे दूर ही रहो। राजा भोला को कालकोठरी की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी भोला के हाथ में जो जादुई गुलाब था
वह अचानक चमकने लगता है और एक शीशे में बदल जाता है। यह क्या हो रहा है? शीशा राजा को सारी सच्चाई दिखाता है कि कैसे राजकुमारी को उसकी सौतेली माँ ने जहर देकर सीसी भोला के थैले में डाल दी थी। तो ये सब महारानी की चाल थी। वो ऐसा कर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। राजा महारानी को बुलाते हैं। तुमने मेरी बेटी को जहर क्यों दिया? नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी को कोई जहर नहीं दिया। जहर तो इस भोला ने दिया था। आपने तो खुद देखा था, इसके थैले में जहर की शीशी। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो अब सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, मैंने ही इसे जहर दिया था। इस मनहूस के कारण आज तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं इसे मारना चाहती थी, ताकि इसकी मनुष्यत का साया हम पर से हट सके और हमें संतान प्राप्ति हो सके। मनहूस मेरी बेटी नहीं, तुम हो, और तुम्हारी इसी सोच की वजह से ईश्वर ने तुम्हें आज तक निसंतान रखा है। सिपाहियों, इस औरत को ले जाकर काल कोठरी में हमेशा के लिए डाल दो। जब तक ये जीवित रहेगी, काल कोठरी में कैद रहेगी। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुमने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भोला महल से निकलकर घर जाने लगता है। तभी राजा उसे रोकते हैं और कहते हैं, भोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अनजाने में ही सही, पर बहुत बुरा किया। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। महाराज, आप माफी मत मांगिए। आप हमारे बड़े हैं और बड़े अपने छोटों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। तभी बगीचे में लाल परी प्रकट होती है। अच्छा हुआ लाल परी, तुम आ गईं। तुम्हारी ही वजह से मैं आज निर्दोष साबित हुआ हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम अपना जादुई गुलाब ले लो। भोला, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो और तुम ईश्वर के हर इम्तिहान में सफल हो गए हो। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। भोला, तुम सबकी मदद करते हो, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हारी मदद की। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। भोला, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। क्या आप अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंपेंगे? तुम्हारे जैसा मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति से भला कौन अपनी बेटी का विवाह नहीं कराना चाहेगा।